गुड मॉर्निंग शिवम। गुड मॉर्निंग सर। वो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन छोड़े थे लास्ट सेक्शन, वो कंप्लीट किए थे आप लोग? सुभाष, योगेश सब ट्राई किए थे? सर सुबह सुबह क्या पूछ दिए पढ़ने का बात। योगेश आवाज आ रहा है? लास्ट क्लास का प्रॉब्लम ट्राई किए थे? पिछला क्लास नहीं कर पाया था सर। अरे तो कोशिश करना चाहिए ना सुभाष, तुम ट्राई किए थे? यस सर, ट्राई तो किया था बट हो नहीं रहा था। तो नहीं हो रहा था तो पूछना चाहिए ना बाबू। देखो आप लोग को जो क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ ना, अगर आप ट्राई करोगे, अगर जहां भी फंस रहे हो वो पूछ सकते हो। एनी हाउ, मतलब कि व्हाट्सएप में आप मैसेज करो, चाहे मतलब कि जो भी करना है करके आप पूछ सकते हो। मतलब कि तक बना है या चेक कर दीजिए, तो आप लोग पूछते नहीं हो, यही दिक्कत है। सर रिकॉर्डिंग अपलोड। चलिए वही क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? तो देखिए, हम लोगों ने 3 टाइप्स का मतलब कि जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना हो सकता है। एक है कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो और आपका लूप कांस्टेंट हो। नेक्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, लूप वेरिएबल हो। और थर्ड वन इज द कि बोथ वेरिएबल है। तो लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, वो दोनों वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक conducting bar can slide freely over two conducting rails as shown in figure. Calculate the induced voltage in the bar. If the bar is stationary, मतलब स्टेशनरी कंडीशन में है और आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएबल है, बी समथिंग जो दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिएबल है। इफ द बार इज स्लाइड एट ए वेलोसिटी इक्वल टू 20, ए वाई आपका डायरेक्शन शो कर रहा है मीटर पर सेकेंड, एंड बी समथिंग दिया हुआ है 4 मिली वेबर पर मिलीमीटर। यहां तक हम लोग कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बार स्लाइड एट ए वेलोसिटी u इक्वल टू 20 ए वाई जो मीटर पर सेकेंड, एंड बी इज इक्वल टू 4 cos 10⁻⁶ t माइनस वाई ए जेड। मतलब कि आपका जो बी का जो डायरेक्शन है आपका जेड है, और ये यू का जो डायरेक्शन है वाई दिया हुआ है। अब इसके लिए हम लोग को थर्ड के लिए जो इक्वेशन है बीएमएफ जो हम लोग लगाते हैं, हम लोग पढ़े थे सी बीएमएफ जो थर्ड केस के लिए हम लोग लगाते हैं, बीएमएफ इक्वल टू माइनस डीबी अपॉन dt डॉट ds प्लस यू क्रॉस बी डॉट dl। यही लगाते हैं हम लोग, यही क्वेश्चन है जो डिराइव किए हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए। अब देखिए आपका जो ds है, ds क्या होगा? ds पहले भी हम बता चुके हैं, रेल है। ये जो रेल है, ये जो रेल है, जो ds होगा, जो एरिया है, एक y डायरेक्शन हमारा स्लाइड कर रहा है, और ये जो गैप है बीच में, ये दोनों का x का गैप है, x डायरेक्शन। तो x और y आपका मूवेबल है, मतलब कि 0 से y डायरेक्शन में आपका जाएगा, और जो x है वो x ऑलरेडी फिक्स है, मतलब कि 0 से समथिंग जो आपका रेल का गैप है 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, y का वैल्यू आपका समथिंग कुछ नहीं दिया हुआ है, तो आपको
आपको जीरो से वाई डायरेक्शन आपको सिंपल लेना है वाई के लिए, और एक्स का जो वेरिएबल है वो आपको कंसीडर करना है। यहाँ पे देखिए वाई आपका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि कितना वाई तक आपको स्लाइड कर रहा है, वो मूव कर रहा है वाई डायरेक्शन, ए बार स्लाइड ए वेलोसिटी 20 ए वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है ये नहीं दिया हुआ है। तो हम वहाँ जो वेरिएबल लेंगे वाई ही लेंगे, और जो एक्स का जो गैप है वो एरिया, मान लीजिए कि कोई ये रेल है और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्लाइड करना, ये जो है ये जो बार है ये मूव करना स्टार्ट कर रहा है वाई डायरेक्शन, ये तो गैप तो फिक्स रहेगा, ये दोनों के बीच में जो गैप है 6 सेंटीमीटर ये फिक्स रहेगा, और ये वाई जो है ये वेरिएबल होगा, ये कहाँ तक जाएगा ये पता नहीं है। तो VMF इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 0 to वाई डायरेक्शन, और एक्स का जो वैल्यू है एक्स इक्वल टू 0 to 0.06 मीटर में हम लोग कन्वर्ट किए हैं, d माइनस dB अपॉन dt, और x जो है dx dy और az। यहां तक किन्हीं को समझने में डाउट है कि हम कैसे लिख रहे हैं ds इक्वल टू dx dy az, तो आप पूछ सकते हो। ds क्या है? स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया लिखना है। ds जो है आपका स्मॉल एलिमेंट ऑफ सरफेस एरिया, जिसमें कि मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगुलर बार है, रेक्टेंगुलर है जिसमें कि एक x डायरेक्शन है एक y डायरेक्शन है, तो हम स्मॉल जो है स्मॉल एलिमेंट dx लेंगे जो अगर x की तरफ इंटीग्रेट कर देंगे और इसी को हम 0 से y तक लेके चले जाएंगे तो हमारा ये टोटल एरिया निकल जाएगा। लेकिन जो एरिया का जो डायरेक्शन होता है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्स और वाई तो वेरिएबल है, तो परपेंडिकुलर सरफेस क्या होगा एजेड, तो हम एजेड लिए हैं। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो सर। आगे बढ़े। प्लस आपका नेक्स्ट जो है ये डीएल आपका, देखिए यू क्रॉस बी डॉट डीएल है। यहाँ भी जो डीएल है आपका, देखो ये जो डीएल है किसके लिए है, वो डीएल जो आपका है जो बार का लेंथ है वो है, बार का लेंथ वो है, तो बार का लेंथ आपका कितना है 0 से लेके 0.06 तक, मतलब कि ये 6 तक, तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो बार को कंसीडर करेंगे, और उसका डायरेक्शन जो होगा dx ax होगा। ठीक है, तो हम ले रहे हैं, तो बार जो है यहाँ पर जो शो किया गया है, जो आपको फिगर दिया गया था, तो उसमें मतलब कि बाहर जो है हम लोग यहाँ से लेंगे, ये जो यहाँ देखिए ये एक्स डायरेक्शन है, ये 0.6 हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि इस डायरेक्शन से एक्स 0.6 से 0 तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ 0.06 से लेके 0 तक ये बार का पूरा लेंथ आपका। फिर u क्रॉस b हम लिखेंगे डायरेक्शन उसका जो है सब डॉट प्रोडक्ट dx ax। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। तो अब देखिए, एक मिनट जी। अब देखिए इंडिविजुअली हम लोग करते हैं, VMF इक्वल टू -0 to 0.06 0 to y। अब d अपॉन dt कीजिए, dB अपॉन dt आपका जो b है, अब देखिए b दिया हुआ है 4 cos 10⁻⁶ t - y az डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बाबू 4 cos, तो 4 -4 cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आपका 10⁻⁶ t - y, और ये जो है t के साथ 10⁻⁶ है इसलिए 10⁻⁶ मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्शन az रहेगा, और ये डॉट प्रोडक्ट dx dy az। यहां तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। प्लस नेक्स्ट के लिए
0.06 और 0 u का जो डायरेक्शन u जो है आपका 20 ay क्रॉस प्रोडक्ट आपका 4 cos 10⁻6 t माइनस y az और ये जो है डॉट आपका सॉरी यहाँ dx होगा तो dx ax यहाँ तक इन्हें को डॉट है तो बोलिए कोई डाउट? सर ये ऊपर वाला में 10⁻6 एजेट तक कहाँ से है? हाँ 10⁻6 कैसे आया? ठीक है, आप जब 4 cos 10⁻6 t मान लीजिए खाली इतना है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ये t के साथ जो है वो कांस्टेंट आता है ना, मान लीजिए कि 4 cos 80 जब रहता है तो अब क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है? -4 sin 80 इंटू a होता है ना, हाँ ये आता है सर, कि नहीं? हाँ ना, डिफरेंशिएशन तो t के साथ मल्टीप्लाई 10⁻6 है, वो बाहर आ गया, समझ रहे हैं? हाँ सर। हेलो, ठीक है। अब देखिए y को भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर टाइम के वेरिएबल रहेगा, तो टाइम के साथ वेरिएबल है तो y भी डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये नीचे अंदर वाला लेकिन वो फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं है ये नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट माने हैं और इसको हम 0 कर दिए। अगर कहीं कहीं अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो y माइनस टी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर कांस्टेंट है तो फिर छोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, नेगेटिव साइन है पॉजिटिव आ जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, इसको आप बाहर करो 4 10⁻6 0 to 0.06 और 0 to y 4 sin 10⁻6 t माइनस y और एजेड हाँ ये तो कॉमन है ना, ये तो डबल इंटीग्रेशन 4 तो कांस्टेंट है ना, वो तो बाहर आ जाएगा उसमें, इससे नहीं निकला है, खाली फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन से निकला है, ये फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन से निकला है। तो अब आपका देखिए एजेड क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर dx dy हो गया। अब प्लस आपका यहाँ पर आ जाइए ay क्रॉस प्रोडक्ट एजेड क्या होगा? ay और एजेड का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा बताइए? x तो आपका ये 20 इंटू 4 cos 10⁻6 t माइनस y और ये ax हो जाएगा और डॉट यहाँ पर ax है तो वो भी 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर dx सिर्फ बचेगा। यहाँ तक इनको समझने में डॉट है तो बोलिए। आगे बढ़े? यस ठीक है, देखिए 4 इंटू 10⁻6। अब जो देखिए इसको आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे और फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि y वेरिएबल है तो y के रूप में इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हम लोग x के रूप में इंटीग्रेट करेंगे, तो 0.06 dx, अरे ये तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर कर दिया तो फिर हम क्यों गए अंदर, तो dx 0 to y sin 10⁻6 t माइनस y dy और प्लस इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे 80 और जब ये इंटीग्रेशन करोगे x के टर्म में, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि x नहीं है, यहाँ पर इस जो है फंक्शन है तो जो cos वाला फंक्शन है वहां पर x नहीं है, तो x नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कांस्टेंट है, तो आपका 80 cos 10⁻6 t माइनस y ये चला गया और आपका इंटीग्रेशन जब करेंगे x के रूप में तो ये x आपका 0.06 से लेके आपका 0 तक। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए। ठीक है सर लिमिट 0 से लेकर 0.06 तक हुआ ना? नहीं जी, यहाँ पर देखिए आप जो यही यहाँ पर देखिए ये जो बार है आप यहाँ पर देखिए ये जो है ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे ओरिजिन कंसीडर किए हैं, ये ओरिजिन है और ये यहाँ से यहाँ तक आया, हम लोग जो चल रहे हैं ना यहाँ से जो एंड पॉइंट है आपका बार का, मतलब कि ये जो बार है रेक्टेंगुलर एंड पॉइंट से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं,
ये इधर जा रहे हैं, उसके बाद फिर इधर स्लाइड कर रहे हैं। समझ रहे मेरी बात को? हाँ सर समझ गए सर। ठीक है, अब ये देखिए मीली में है, ये जितना भी है मीली में है। अगर उसको वेबर में करना चाहते हैं तो आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। तो आप जब ये y के टर्म में है, यहाँ पर ये इस चीज को y के टर्म में आपको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन बताइए। कॉस सर, माइनस कॉस, नहीं कॉस माइनस माइनस कॉस होगा, माइनस कॉस होगा। और फिर आप देखिए, आप जो इंटीग्रेट करोगे इसको 10⁻⁶ - y के टर्म में इंटीग्रेट करोगे, और फिर जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर y का टर्म है। आप जब देखिए y अगर इसका मतलब वेरिएबल है, तो हम जब डिफरेंशिएट कर रहे थे तो उस समय भी ये जो टर्म आएगा, मतलब कि इसके टर्म में आएगा, और फिर 10⁻⁶ - y डैश आ जाएगा। मतलब कि 10⁻⁶ जो बाहर निकला था माइनस y डैश, क्योंकि y वेरिएबल है, अगर t के टर्म में भी रहेगा। नहीं नहीं होगा नहीं सर। वो t, नहीं वो सही है, t के टर्म में ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको y के टर्म में हमको खाली इंटीग्रेट करना है। तो y के टर्म में जो हम, ये तो कांस्टेंट टर्म है उसके लिए, तो माइनस कॉस 10⁻⁶ और ये आपका y वही रहेगा। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग लिखते हैं, तो 4 × 10⁻⁶ 0 to 0.06 dx, इसका जो आएगा, और ये माइनस है, यहाँ पर माइनस है साथ में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो इसके कारण ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो cos 10⁻⁶ - y, और ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, और इसका लिमिट भी 0 to y, 0 to y आपका रखना है। तो इसके बाद जब y रखोगे फिर माइनस है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 10⁻⁶ हो जाएगा, और ये प्लस आपका 80 - 0.06, और ये मिली वेबर में था, तो इसको हम लोग 10⁻³ कर देते हैं, और ये cos 10⁻⁶ - y। अब जो है इसका लिमिट अलग पुट कीजिए, यहाँ पर सॉल्व कीजिए, 4 × 10⁻⁶, और 0 यहाँ भी मिली में है, 0.6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो लिमिट पुट करोगे आप, cos 10⁻⁶ - y, और माइनस y जब 0 पुट करोगे तो cos 10⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको वही प्लस 80 × 0.06 × 10⁻³ cos 10⁻⁶ - y, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका पूरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। आंसर क्या होगा सर, लिख दे सर। क्या चीज? आंसर सर, मान के कोई आंसर बनाएगा देखिए, तो आंसर पूरा एग्जैक्ट नहीं दिया है, आंसर अप्रोक्सीमेट में दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है 240 cos 10⁻⁶ - y - 240 cos 10⁻⁶। जो ये जो है, मतलब कि इस चीज को यहाँ पर देखिए, ये वाला पार्ट जो है इसको नेग्लिजिबल किया है, ये जो पार्ट है इसको नेग्लिजिबल किया है, इसलिए ये अप्रोक्सीमेट दिया है। जब 80 × 0.06 है, उसके बाद ये 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा मिनिमल वैल्यू हो जाएगा, और बाकी जो है ये जिसको सॉल्व किया है, इसी को आपको ये दोनों के लिए रखा है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 10⁻⁶ है, तो यहाँ पर ये 4 × 10⁻³ हो जाएगा, 4 10⁻³ हो जाएगा, 4 × 10⁻³ यहाँ बचेगा, और इंटू 0.06 जब ये होगा तो यहाँ पर ये 60 आ जाएगा, 60 × 4 करोगे तो 240 आ जाएगा, तो 240, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट 240 cos 10⁻⁶ - y - 240 cos 10⁻⁶ ये आएगा। और इस पार्ट को नेग्लिजिबल माना है, इस पार्ट जो है 80 वाला जो पार्ट है उसको नेग्लिजिबल किया है, इसलिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू रखा है। अगर आप आंसर में रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो नहीं रख सकते, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए।
आगे बढ़े, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़े। सर ऊपर वाला इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया। कौन वाला इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया बाबू? सर थर्ड अब तुमको जो कॉस कॉस मान लो लीजिए कॉस a माइनस वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन करो। ये जो है इसका इंटीग्रेशन आप कर लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। a माइनस वाई इक्वल्स टू टी या कुछ पुट करके वो कर लेंगे सर, लेकिन ऊपर समझ में नहीं आया कैसे हुआ सर। कौन वाला बाबू? ये वाला ना, यही वाला ना? हाँ सर, हाँ सर वो सब नहीं, नहीं समझ साइन में वाला आया। ना, साइन वाला, साइन 10⁻6 t माइनस वाई, यही ना? साइन 10⁻6 t माइनस वाई डी वाई, यही वाला ना? नहीं हेलो, सर ये नहीं सर, वो ऊपर से कैसे होते हैं वो नहीं समझ में आया, प्रोसेस सर। कौन सा प्रोसेस नहीं समझ में आया? सर मैंने इक्वेशन यहाँ कैसे से आया? वी ईएमएफ लिखे है ना सर, उसके बाद कैसे किया वो नहीं समझ में आया। जो भी ईएमएफ के बाद आपको कैसे आया समझ में नहीं आया ये पूरा? नहीं सर वो नहीं समझ में आया। तुम लास्ट क्लास किए थे? हाँ सर किए थे सर। तो लास्ट क्लास सर में जो देख लेंगे ये बाद जो में, छोड़ दीजिए सर, सर ध्यान नहीं 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 दिया सुनो होगा ना, उसमें। नहीं लास्ट क्लास में जो तीन कंडीशन बताया गया था कि एक में था कि लूप या जो भी वार है आपका वो लाइन वेरिएबल इंटीग्रल होगा बता दो सर। मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, तुम कहाँ डाउट हो रहा है पर्टिकुलर ये समझ में नहीं आया तुमको? वीएमएफ समझ में नहीं आया या इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया? सर वही सब थोड़ा बहुत छूट गया सर, शायद इसलिए नहीं समझ में आया। अच्छा, तुम कोशिश करना और जो ही नहीं होगा तो व्हाट्सएप में आप पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है सर। सर वीडियो लिंक आप स्टेप बाय यूट्यूब स्टेप पे मैं इसको अपलोड शेयर कर करते हैं दूंगा क्या? गूगल क्लासरूम में, पीडीएफ गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, आप उसको रीड करना, उसको दिक्कत होगा फिर पूछना। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे थे आप? वीडियो भी अपलोड करते हैं क्या यूट्यूब पे? हाँ यूट्यूब में वीडियो भी अपलोड करते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोग को नहीं मिला है, मैं दे दूंगा, आप वहां पर देख लेना, ठीक है? हाँ सर शेयर कर दीजिए। हाँ सर वो बहुत हेल्पफुल से होगा सर। एक चैनल आज का क्लास का शेयर कर देंगे तो सब्सक्राइब हो तो जाएगा, आप पिछला लोग क्लास उसको पे अथी कर कर लेना। दीजिए। और जब भी अपलोड होगा तो फिर आप लोग उसको देखते रहना, ठीक है? और पुराना भी आप लोग देख सकते हो, पुराना वीडियो भी है ना, सब जो है ना, आप उसको रिवीजन, आपको खाली टाइम मिलता है तो उसको कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ तक इन्हें और कुछ पूछना है तो पूछिए, फिर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग का एकेडमिक कैलेंडर जेओटी से दे दिया है। फर्स्ट मिड सेम आपका 7 से 12 मार्च के बीच में होना है, ठीक है? तो उस बीच में जो भी कोर्स कंप्लीट होगा उसका फिर अप्रैल में सेकंड मिड सेम होना है। तो मतलब कि अभी से आप लोग सीरियसली, मतलब कि जैसे पूछ रहे हो, ठीक, अच्छी बात है, अब पूछते पूछते अपना कंप्लीट कर लेना। कुछ भी अगर हम लोग से भी मान लीजिए कि हर समय हम अवेलेबल नहीं है, तो आपका रेगुलर स्टूडेंट 12 स्टूडेंट है, उन लोग से भी दोस्ती कर लो। और मतलब कि ये क्या नाम है इसका, ये अच्छा स्टूडेंट है जी, मतलब कि 2 4 5 लड़के हैं जो है ना, वो लोग क्या नाम है, सुबह नाम आया था क्लास में, अभी है कि नहीं है, योगेश, योगेश से डिस्कस कर सकते हो, मतलब कि और भी है 2 3 लड़के, उन लोग से डिस्कस कर सकते हो और डिस्कस करके भी अपना कंसेप्ट जहां भी डॉट है पूछ सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली हमसे भी पूछ सकते हो। अगर किसी को हेजिटेट होता है हमसे पूछने में तो अपने स्टूडेंट फ्रेंड सर्किल बना के उनसे भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है? आगे बढ़े। सर यस मिड सर। सेम का डेट क्या बताए थे सर? मिड सेम का 7 से 12 मार्च के बीच में होगा, फर्स्ट मिड सेम डी टू डी ग्रुप के में लिए। पीडीएफ, हाँ? ग्रुप में पीडीएफ है। सर 22 ग्रुप से में तो फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट है, फिर तो सेकंड मिड से हम लोग के 24 बाद। नहीं नहीं, एक्चुअली जो स्पॉट एडमिशन लिए हैं ना उनका 24 से क्लास स्टार्ट है, लेकिन और पहले से क्लास स्टार्ट है। तो दोनों क्लास चलेगा सर? नहीं नहीं नहीं, दोनों नहीं, डी टू डी का क्लास और पहले से स्टार्ट है। स्पॉट में जो एडमिशन लिए होंगे ना उसके लिए 24 से लग रहा होगा, लेकिन बाकी और जो रेगुलर जो डी टू डी काउंसलिंग से आए थे उनका क्लास और पहले से स्टार्ट है, कुछ क्लास पहले से स्टार्ट है। तो जितना कवर होगा ना सिलेबस उसी से क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट मिड से, ऐसा नहीं है कि आपको दूसरा दूसरा रहेगा। जितना टॉपिक डिस्कस करेंगे उसी से क्वेश्चन रहेगा जो भी सर पढ़ाएंगे, ठीक है?
कोई डाउट? सर तो होली से पहले ही सर हम लोग का 4th सेम स्टार्ट हो जाएगा D2D वाले का। नहीं, D2D का 4th सेम अभी नहीं स्टार्ट होगा, अप्रैल के बाद होगा। अप्रैल में सेकंड मिड सेम होगा आपका 3rd सेम के लिए। चलो अभी छोड़ो सब बात, अभी आगे पढ़ने का स्टार्ट करो। अभी कोई डाउट हुआ? अभी डाउट है अभी और क्या आगे बढ़े? देखिए, दो तरह का करंट होता है आपके, मतलब कि आप लोग ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़े होंगे। एक कंडक्शन करंट होता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो कंडक्शन करंट जब हम लोग ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब जो होता है दैट इज द कंडक्शन करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट आपका मतलब कि डिसिपेशन के कारण, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज डिसिपेट होता है। जैसे कि आपका कोई कभी कभी आप देखते होंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपके करें आप पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए हो, लेकिन आपका ओवर हीटिंग ये सब के कारण या अदर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो इंड्यूस के कारण वो उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट ऑलरेडी डिस्कस किए थे, लेकिन ये कैसे इंक्लूड होता है आपका मैक्सवेल इक्वेशन में वो देखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, हम लोग स्टैटिक 3 तरह का फील्ड बताए थे, एक स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो 3 है। तो मान लीजिए कि स्टैटिक आपका फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें हम लोग डिस्कस किए थे डेल क्रॉस H इक्वल टू जे। जे क्या है? करंट डेंसिटी। जे क्या है? करंट डेंसिटी है। डेल क्या है पता है ना आप लोगों को? डाइवर्जेंस सर। ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। ठीक है। हाँ, डेल ऑपरेटर है और इसका मीनिंग होता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लेते हैं तो डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। और एच क्या है पता है ना आप लोगों को? एच यस सर, पता है सर। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, गुड। तो अब देखिए हम लोग है ना डाइवर्जेंस लेते हैं, डेल डॉट मतलब इक्वेशन 1 में हम लोग डाइवर्जेंस लेते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एच और डेल डॉट जे, ठीक है। तो डेल डॉट जे जो है हम लोग इसके लिए देखे थे कि डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी ये 0 होता है, समटाइम्स ये 0 होता है स्टैटिक फील्ड में। और एक चीज और देखे थे, डेल डॉट जे कंटिन्यूटी इक्वेशन, डेल डॉट जे इक्वल टू डेल रो भी अपॉन डेल टी। ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है सेकेंड। तो ये चीज यहाँ से आपका आया, मतलब कि समटाइम्स डेल डॉट जी स्टैटिक फील्ड के लिए 0, लेकिन जब आपका करंट डेंसिटी रहेगा, मतलब इनफॉर्म, देखिए ये जो है डेंसिटी जो है आपका करंट डेंसिटी अगर इनफॉर्म रहेगा, अगर वेरिएबल नहीं है तब ये 0 होगा। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है तो आपका वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो भी है, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये वेरिएबल है, मतलब इनफॉर्म नहीं है, तब डेल डॉट जी इक्वल टू माइनस डेल रो भी डेल टी है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको कहते हैं। तो ये जब होएगा तो हम लोग इसको एक मिनट जी। एक मिनट। तो डेल डॉट
डेल क्रॉस एच इक्वल टू माइनस डेल रो भी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, और इसके कारण हम लोग यहाँ लिख सकते हैं डेल डॉट डेल क्रॉस एच प्लस डेल रो भी अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है आपका किन्हीं का माइक ऑन है? हाँ बोलिए, माइक ऑफ कीजिए। पूजा माइक ऑन है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो, अदरवाइज माइक ऑफ कर लो। पूजा कुमारी, देखिए तो आपका ये जो देखे यूनिफॉर्म करंट रहेगा, करंट डेंसिटी रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा तो डेल जी रहेगा। लेकिन अगर आपका करंट डेंसिटी वेरिएबल रहेगा तो आपके साथ कुछ ना कुछ ये जो चीज है, ये पार्ट है वो आता है। तो हम लोग डायरेक्टली डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे तो है ही प्लस जे डी ये लिख सकते हैं। जबकि हमारा मान लीजिए कि यूनिफॉर्म नहीं रहा तब आपका ये आपका जे डी अवेलेबल रहेगा। तो सर दो करंट डेंसिटी, हाँ, मतलब कि जब मान लीजिए कि करंट डेंसिटी जब आपका यूनिफॉर्म रहेगा, मान लीजिए डेल जी डेल क्रॉस एच, जे तो है ही, मतलब कि जे होता ही है, लेकिन जब जे अगर आप डेल डॉट यही डेल डॉट जे ले लोगे तो ये आपका 0 आ जाता है। कब? जब आपका यूनिफॉर्म रहेगा तो। लेकिन यही हम देखते हैं डेल डॉट जे है माइनस डेल रो भी अपॉन डेल टी, ये कब होता है? जब आपका जे वेरिएबल है, मतलब कि जे डेंसिटी जो है ये वेरिएबल है, माने कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है, तब ये यूनिफॉर्मली नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, तब ये इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। दिस वन इज द कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो डेल क्रॉस एच ये हमेशा नहीं है कि जे ही रहेगा, जे प्लस जे डी रहेगा। ये जो है कंडक्शन करंट डेंसिटी है और सिंपल, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो हम जब डेल डॉट लेंगे फिर यहाँ पर डेल क्रॉस एच, तो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी, और आपका आप देखिए ये जो है स्टार्टिंग क्वेश्चन 1 में डेल डॉट एच 0 भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये जो दोनों है दोनों में भी इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम जो इसको ये इक्वल हो सकता है, और एक मिनट से, तो डेल डॉट ये 0, तो डेल डॉट जे डी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, और ये जो है इक्वल टू ये डेल रो भी अपॉन डेल टी। तो आप देखिए डेल डॉट जे है माइनस रो भी अपॉन डेल टी, तो इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे चेंज हो गया। अब जो है इसके ऊपर जे डी इक्वल टू रो बी डी टी। अब जो है डेल डॉट जे डी इक्वल टू आपका डेल टी, और हम लोग जानते हैं डेल डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी, तो डी इक्वल टू रो भी होता है, और ये मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट भी है। तो यहाँ से हम लोग डेल डॉट डी लिखेंगे, तो इसके कारण डेल डॉट जी डी इक्वल टू डेल डेल डी अपॉन डेल टी होगा। तो जी डी इक्वल टू आपका हो जाएगा जी डी इक्वल टू डेल डी अपॉन डेल टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसके इक्वल टू डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, जो कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है। और ये कब होगा? दो तरह का करंट डेंसिटी, अगर दोनों अवेलेबल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आपका अवेलेबल है, तब डेल डी अपॉन डेल टी आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी अवेलेबल नहीं है, जब ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और तब आपका जेडी रहेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपका डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे होगा सिंपली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं जिसके कारण आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी फ्लो हो रहा है, जिसके कारण डेल क्रॉस एच इक्वल टू जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी
ये थर्ड इक्वेशन आएगा। यहां तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। और देखिए D इक्वल टू एप्सिलॉन E भी होता है, ये याद रखिएगा। अभी इसको देखिए, इसको याद भी रखिएगा ना, सिंपली मैक्सवेल इक्वेशन में आता है ये करंट डेंसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है तो अब ये आएगा तो भी काम चल जाएगा, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। ऑडियो नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा सर।
सर तो ऑफलाइन हो गए यार।